स्टूडेंट्स, हम लेक्चर नंबर 19 की तरफ जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, और इसका लास्ट टॉपिक हमारे पास जा रहा है। तो उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को अभी तक केमिस्ट्री अच्छी समझ आ रही होगी। ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं बच्चों, इनको आप फोकस करें। ये चीज़ें जो आपको समझाई जा रही हैं तो इन बड़े सिंपल वे में हम आप लोगों को ये चीज़ें समझा रहे होते हैं। तो रूल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जा रहा हूँ। रूल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे, कल हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी बच्चों कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, तो आज हम बेसिकली इनके रूल पढ़ने जा रहे हैं। अगर ये तीनों रूल समझ आ जाएं, याद रखें, किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी हो, किसी आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी हो, किसी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी हो, ये तीनों रूल उसमें फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, अगर कहीं मल्टीपल चॉइस आ जाए तो इसलिए आपके जहन में हो कि एटम, मॉलिक्यूल या आयन कोई भी अगर होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन तीनों रूल के मुताबिक लिखी जाएगी। सबसे पहला रूल हम पढ़ने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहला रूल हमारे पास है ऑफ-बो प्रिंसिपल। ऑफ-बो प्रिंसिपल। जो ऑफ-बो प्रिंसिपल बेसिकली ये क्या बताता है? ये कहता है किसी भी सब शेल के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे, बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल फिल करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि बच्चों कल हम जब इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे तो जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम थी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होंगे। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है उसके मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें फिल करते जाएंगे। तो इसकी कुछ स्टेटमेंट अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल electron are placed in subshell by increasing order of their energy levels, बच्चों जो हम इलेक्ट्रॉन को किसी भी सब शेल यानी S-P-D-F इनको बोलते हैं बच्चों, किसी भी सब शेल में जब हम इलेक्ट्रॉन को प्लेस करेंगे बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल फिल करेंगे। यानी जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे कम पहले फिल होंगे और जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे एंड पे फिल होंगे। इसका मतलब आसान वर्डिंग में अगर मैं कहूँ तो इट्स मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन आर फर्स्ट प्लेस इन दैट ऑर्बिटल विच हैव लोएस्ट एनर्जी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल या उस सब शेल में फिल होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। फॉर एग्जांपल करके बच्चों मैं ये लिख सकता हूँ कि जैसे हम कल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो टेबल बनाया था N+L रूल के मुताबिक, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 1s में क्योंकि इसकी N+L रूल के मुताबिक इसकी एनर्जी सबसे कम है। फिर फिल होंगे 2s में, इस ऑर्बिटल में, इस सब शेल में फिल होंगे। फिर 2s के बाद 2p ऑर्बिटल आएगा, 2p के बाद 3s, फिर 3p। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास आएगा 4s और आखिर में 3d एंड सो ऑन। मैंने छोड़ दिया इस टेबल को जो कल मैं बना रहा था कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें फिल होगा 1s में, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d एंड सो ऑन इलेक्ट्रॉन हम ऐसे इसमें फिल करते जाएंगे। तो इससे पता चला कि जब भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है तो हमने N+L रूल को फॉलो करते हुए इन सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन डालने हैं। एक तो रूल ये है। सेकंड रूल पे आ रहे हैं बच्चों, ये तीनों रूल फॉलो होंगे तो सेकंड रूल हमारे पास है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसकी स्टेटमेंट भी हम समझते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। ये रूल कहता है बच्चों अगर हमारे पास किसी भी ऑर्बिटल में, बच्चों जब मैं ऑर्बिटल का वर्ड यूज़ करूं ये याद रखें कि हम फिर P की उसकी बात कर रहे हैं, PX, PY, PZ की। जब भी हम ऑर्बिटल की बात करते हैं
तो हम px, py, pz या d के डीजेनरेट ऑर्बिटल की बात कर रहे होते हैं। और जब मैं सब शेल कहूँ तो इसका मतलब है ओवरऑल तीनों की बात हो रही है, जैसे p के तीनों की px, py, pz। तो सब शेल का मतलब है जैसे p एक सब शेल है और उसके अंदर जो डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, जिनको बाज़ केसेस में ऑर्बिटल भी लिख दिया जाता है, वो px, py, pz है। मैं अभी बात कर रहा हूँ कि किसी भी ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे उनके जो चारों क्वांटम नंबर हैं, जो हमने 4 क्वांटम नंबर पढ़े, वो एक जैसे नहीं हो सकते, बल्कि आसान वर्डिंग में ये कहें कि उनका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमेशा चेंज होगा। ठीक है, हमारे पास कोई भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों और उनके चारों क्वांटम नंबर एक जैसे हों, बल्कि उनका हमेशा एक क्वांटम नंबर चेंज होगा और वो कौन सा होगा? स्पिन क्वांटम नंबर। अभी मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, नो two electrons in an orbital, no 2 electron in an orbital can have same value of 4 quantum numbers. No 2 electron in an orbital can have same value of 4 क्वांटम नंबर, यानी किसी भी ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनके चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। दैट इज, ऐसे लिख सकते हैं, दे ऑलवेज हैव डिफरेंट स्पिन क्वांटम नंबर, उनका जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक आसान सी एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, मेरे पास एक ऑर्बिटल है 2s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक को मैं अपवर्ड लिख रहा हूँ, एक को डाउनवर्ड, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इसमें फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में कुछ बात लिखने लगा हूँ। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट फॉर्म में ई नेगेटिव लिखा जाता है बच्चों, उसके 4 क्वांटम नंबर लिखने लगा हूँ, इसकी बात करने लगा हूँ। इसका आपको पता है कि ये n की वैल्यू 2 है क्योंकि 2s ऑर्बिटल में n 2 है। अच्छा, इस क्वांटम नंबर की इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ ये L की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर, आप कहेंगे जी सर इसकी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो 0 है। S ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो M की वैल्यू होती है उसके साथ प्लस माइनस लगता है, तो 0 के साथ तो प्लस माइनस नहीं लगेगा, तो M भी यही होगा। स्पिन S इज इक्वल टू, आपको पता है कि जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज होगा तो डाउनवर्ड एरो से होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो अपवर्ड एरो, तो इसीलिए इसकी जो स्पिन होगी वो +12 होगी। ये एक इलेक्ट्रॉन की बात की। अब मैं इसमें दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो बच्चों इसी में दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात मैं इधर लिखने लगा हूं। पहले इलेक्ट्रॉन को हमने बता दिया कि ये इसके अंदर इसकी क्वांटम नंबर की ये वैल्यू है, ये इसकी बात की। अब दूसरे क्वांटम इस इलेक्ट्रॉन की बात करने लगे हैं। तो देखो बच्चे, वो भी 2s में पाया जा रहा है, तो मैं आपसे कहता हूँ फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन जो आपके पास इंफॉर्मेशन है आप लिखोगे, उसका जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 2 है। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्योंकि s ऑर्बिटल में है तो 0 है, p होता तो 1 लिख देता। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप कहेंगे जो L की वैल्यू उसके साथ 0 है तो वो भी 0 होगा, प्लस माइनस ही आता है। इसका स्पिन क्या होगा, तो s इज इक्वल टू -12 होगी। तो क्या चीज़ आपको चेंज नज़र आई बच्चे? एक ही ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी क्या चीज़ हमें चेंज नज़र आ रही है? उनका बेसिकली हमें एक ही चीज़ चेंज नज़र आ रही है और वो हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर। तो आसान वर्डिंग में हम ये भी तो कह सकते थे कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है किसी भी ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होता है। तो ये भी तो ठीक है। तो ये हमारे पास एक तीसरा रूल हो गया बच्चों। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बच्चों आखिरी रूल पे इसका, और वो हमारे पास है होन्स रूल। तीसरा होन्स रूल। बच्चों ये रूल क्या कहता है?
मैं ज़रा आसान वर्डिंग में पहले समझाता हूँ। ये रूल कहता है कि अगर हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हों, डीजेनरेट ऑर्बिटल वो होते हैं जिनकी एनर्जी बराबर होती है, जैसे px, py, pz, ये तीनों आपस में डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑर्बिटल हैविंग इक्वल एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। मैं कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि अगर हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हों और हम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उनमें प्लेस करना चाहें, तो ये रूल कहता है कि आप उन डीजेनरेट ऑर्बिटल में अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, बजाय इसके कि आप एक ही ऑर्बिटल के अंदर आप जो है उन्हें ओपोजिट स्पिन के साथ फिल करें, बल्कि वो सेम स्पिन के साथ डिफरेंट ऑर्बिटल में जो है वो फिल होंगे जिनकी एनर्जी आपस में बराबर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ़ डीजेनरेट ऑर्बिटल आर अवेलेबल, according to this rule, if degenerate orbital are available, we are placing more than one electron. According to this rule, if degenerate orbital are available, we are placing more than one electron. अगर हम उनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, they are placed in separate orbital with the same spin. They are placed in the separate orbital with the same spin, rather than they are placed in same orbital with opposite spin. यानी अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, हम उनको प्लेस करना चाहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल हमारे पास अवेलेबल हैं, हम अकेले अकेले उनको फिल करेंगे, सेम स्पिन के साथ फिल करेंगे, बजाय इसके कि हम एक ही ऑर्बिटल में उनको अपोजिट स्पिन के साथ फिल कर दें। ये रूल कहता है। जैसे सपोज करें, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, तो बच्चों इसकी एग्जांपल समझने के लिए हमारे पास है, सपोज करते हैं नाइट्रोजन की एग्जांपल, एटॉमिक नंबर 7 है। मुझे कहा जाता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। तो इसको कैसे लिखोगे बच्चे? 1s2 लिखेंगे, 2s2 लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। अब हमारे पास 2p है, इसको ब्रेक करेंगे, 2px होगा, 2py होगा और 2pz होगा। मैंने 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे बच्चों, 4 हो गए, तो मेरे पास 3 रह गए। इनकी एनर्जी आपस में बराबर है, तो सेम स्पिन के साथ ये अकेले अकेले फिल होंगे, बजाय इसके कि एक ही में मैं फिल कर दूँ। ये हुन्स रूल के मुताबिक फिलिंग की है। अगर मेरे पास नेक्स्ट ऑक्सीजन आ जाता है, तो अब अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक में पेयरिंग हो जाएगी, जैसे 1s2, 2s2 और फिर आ जाएगा 2px, 2py, 2pz। अब आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 4 हो गए, 5, 6, 7। बच्चों हुन्स रूल के मुताबिक यहाँ 7 फिल हो गए। अब नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो इसमें पेयरिंग करेगा। अगर यहाँ एटॉमिक नंबर 9 होगा तो नेक्स्ट इसमें आ जाएगा, अगर एटॉमिक नंबर 10 होगा तो नेक्स्ट इसमें आ जाएगा, फिर अगला ऑर्बिटल जो है वो फिल होगा। तो ये आपके पास था बच्चों हुन्स रूल। अब एक छोटी सी डेफिनेशन इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में लिखी हुई है। हालांकि इस डेफिनेशन को बेसिकली अगले चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बड़ी डिटेल से डिस्कस किया गया है, लेकिन हम इसको भी यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। बच्चों हमारे पास है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, 2 डेफिनेशन दी हुई हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो हम नेक्स्ट डेफिनेशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ये बच्चों आप केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में नेक्स्ट जो केमिकल जो बॉन्डिंग है उसके अंदर, यानी नेक्स्ट हमारा थ्योरीज वाला जो चैप्टर है उसके अंदर बड़ी डिटेल से हमने पढ़ना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ 2 तरह की होती हैं। एक हमारे पास है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होती हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एक हमारे पास है दूसरी टाइप डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इन दोनों में फ़र्क क्या है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस उसको कहते हैं सब्सटेंस विच इज़ अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, substance which is attracted in magnetic field due to the presence of unpaired electron is called paramagnetic. Substance which is attracted in magnetic field due to the presence of unpaired electron is called paramagnetic. बच्चे जब unpaired electron का मतलब अकेले इलेक्ट्रॉन, ऐसी चीज़ जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। और याद रखें बच्चों, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर मोर रिएक्टिव देन डायामैग्नेटिक।
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस से। अगला चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ क्वेश्चन पूछूंगा, मैं कहूँगा व्हाई ऑक्सीजन इज़ मोर रिएक्टिव दैन नाइट्रोजन, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन इज़ अ पैरामैग्नेटिक, नाइट्रोजन इज़ अ डायामैग्नेटिक। तो बच्चों ये बेसिकली पैरामैग्नेटिक ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, तो इसलिए हमें पता है कि ऐसी सब्सटेंस जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो, उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। जैसे मैं कहूँ फॉर एग्जांपल, तो आप कहेंगे जी हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके पास अकेले इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामैग्नेटिक है, जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। या आयरन है, अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं पैरामैग्नेटिज्म इतना ज़्यादा होता है। मैं आपसे मल्टीपल चॉइस ये पूछ सकता हूँ कि मुख्तलिफ एलिमेंट दे के मैं आपसे कहता हूँ इनमें से सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक करैक्टर किसका है, तो आप उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ बच्चों एटॉमिक फॉर्म है ऑक्सीजन, वैसे ऑक्सीजन जो है बच्चे मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, नाइट्रोजन डायामैग्नेटिक है, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अगर एटॉमिक फॉर्म की मैं बात करूं तो इस वक्त एटॉमिक फॉर्म में नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो नाइट्रोजन एटॉमिक फॉर्म में बच्चों ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, लेकिन मैंने एटॉमिक फॉर्म की बात की है, अदरवाइज़ मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐसा नहीं है। डायामैग्नेटिक क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की डेफिनेशन है सब्सटेंस विच इज वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, सब्सटेंस विच इज वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक। ऐसी सब्सटेंस जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिपेल हो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको डायामैग्नेटिक कहते हैं, क्योंकि उसमें स्पिन कैंसिल हो जाती है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ऐसी चीज़ जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, वीकली रिपेल हो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे डायामैग्नेटिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं आपसे कहता हूँ डायामैग्नेटिक की एग्जाम्पल दे दें, तो आप कहेंगे N2, ये N2 गैस की फॉर्म में अकॉर्डिंग टू MOT, जब मैं आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर बच्चों ये पता चलेगा कि ये डायामैग्नेटिक कैसे है, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ बच्चों मेरे पास हीलियम जो है, ये हीलियम भी डायामैग्नेटिक है क्योंकि इसके पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो यहाँ तक बच्चों हमारा चैप्टर जो है वो कंक्लूड हो गया। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज